हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था हमारा फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपना कॉजेज़ ऑफ ट्रेड साइकिल, या फिर हम उसको थ्योरीज भी कह सकते हैं हमारी ट्रेड साइकिल की। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं ट्रेड साइकिल की जो एक्सप्लेन करती हैं ट्रेड साइकिल के कॉजेज़, मतलब कि वो थ्योरी बताती हैं कि क्या कारण है ट्रेड साइकिल के, क्या कारण है हमारे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी के। राइट, तो हम वन बाय वन सभी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट थ्योरी, जो कि हमारी क्लाइमेटिक और सनस्पॉट थ्योरी। राइट, तो ये थ्योरी हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है क्लाइमेटिक थ्योरी। अब क्लाइमेट से कैसे रिलेटेड है, ये थ्योरी बोलती है कि अगर अच्छा क्लाइमेट होगा, गुड वेदर होगा, तो कंट्री में बूम पीरियड, प्रोस्पेरिटी आएगी। अगर बैड क्लाइमेट होगा तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इकॉनमी में डिप्रेशन पीरियड आएगा। राइट, तो ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है हमारी बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल को ही हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। सन स्पॉट्स आर द स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ सन। जो सन स्पॉट्स होते हैं वो हमारे स्टोन्स होते हैं सन के अंदर, जो किससे बने हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से हमारे वो सन स्पॉट आए हैं उस सन के अंदर। दी सन स्पॉट अफेक्टेड द वेदर ऑन द अर्थ। तो ये जो सन स्पॉट्स हैं ये हमारे अफेक्ट करते हैं वेदर को, जो हमारी अर्थ पे वेदर जो आता है उसको ये सन स्पॉट अफेक्ट करते हैं। कैसे? सन स्पॉट्स ही डिसाइड करते हैं दैट वेदर देयर विल बी रेन और नॉट। राइट, हमारी गुड रेन होगी इकॉनमी में तो उससे हमारा क्रॉप फेलियर नहीं होगा और हमारी जो है कंट्री में बूम पीरियड और प्रोस्पेरिटी पीरियड आएगा। अब देखो इसको रिलेट करो, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। राइट, तो पहले लोग क्या करते थे कि एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे। जो हमारी इकॉनमी में मेजर सेक्टर था प्रोडक्शन का वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर। लगभग 75 to 80% हमारा एग्रीकल्चर से ही जो इकॉनमी थी वो चलती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते थे। अब तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी इतनी सेटअप हो गई हैं, तो उस टाइम पे मेजर सेक्टर कौन था, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा तो ही हमारी कंट्री में बूम और प्रोस्पेरिटी आएगी। और एग्रीकल्चर कब अच्छा होगा, जब हमारी क्रॉप फेलियर नहीं होगी। क्रॉप फेलियर कब नहीं होगी, जब गुड रेन होगी। तो गुड रेन किस पर डिपेंड करती है, हमारी सन स्पॉट्स पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये पूरी थ्योरी जो है हमारी कैसे डिसाइड करती है कि हमारी कंट्री में बूम पीरियड होगा या फिर हमारी कंट्री में डिप्रेशन पीरियड होगा। ठीक है, सिंस इट नॉर्मली ओल्डर वर्ल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि जो हमारा पुराना वर्ल्ड था वो किस पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर पर। ओल्डर मतलब कि पहले वाला वर्ल्ड। दी सन स्पॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड हैंस द रेनफॉल। और ये जो सन स्पॉट्स होते हैं हमारे रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, अ बैड क्लाइमेट लीड्स टू क्रॉप फेलियर। अगर बैड क्लाइमेट है तो हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी, विच गिव्स एन अनयूजुअल डिप्रेशन, जिससे इकॉनमी में डिप्रेशन आएगा। लेकिन अगर हमारा गुड क्लाइमेट है तो हमारी कंट्री में बूम पीरियड या प्रोस्पेरिटी आएगी। एग्रीकल्चर में भी, ट्रेड में भी और इंडस्ट्री तीनों सेक्टर में हमारे क्या आएगा, बूम पीरियड आएगा। राइट, तो क्लाइमेट भी डिसाइड करता है कि हमारी इकॉनमी में बूम पीरियड आएगा या फिर डिप्रेशन पीरियड आएगा। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर आपको थ्योरी में समझ नहीं आया तो आपको डायग्राम देख के तो बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। देखो, ये है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। अच्छा क्लाइमेट है तो अच्छा एग्रीकल्चर होगा, बैड क्लाइमेट है तो बैड एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, तो क्लाइमेट कंडीशन पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर से ही हमारा उस समय क्या होता था, मेजर आउटपुट आता था। इकॉनमी जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। राइट, तो आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर। और आउटपुट से ही हमारी डिमांड एंड आउटपुट आता है कि जितना आउटपुट है उतनी डिमांड होगी, है ना। जितनी सप्लाई और डिमांड का तो आपने कॉम्बिनेशन देखा ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड उस पर डिपेंड करती है। और फिर डिमांड किस पर, डिमांड पर क्या डिपेंड करता है, इंडस्ट्री। कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ही तो इंडस्ट्री जो है हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। अगर
पीपल डिमांड ही नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री फर्दर प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी। तो अब ये सब चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो अच्छा क्लाइमेट कंडीशन, अच्छा एग्रीकल्चर होएगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा, जिससे डिमांड भी ज़्यादा होगी और इंडस्ट्री भी अच्छी ग्रो करेगी। वहीं पे अगर बैड क्लाइमेट है तो बैड एग्रीकल्चर, फिर बैड आउटपुट आएगा उसका। एग्रीकल्चर मतलब कि क्रॉप सारी फेल हो गई, ख़राब हो गई, तो आउटपुट बिल्कुल ख़राब, और डिमांड तो फिर लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इकॉनमी में पैसा नहीं होगा, और जिससे इंडस्ट्री जो है हमारी बंद हो जाएंगी, जो कि हमें डिप्रेशन पीरियड जो है वो फेस करने को दिखेगा हमारी कंट्री में या इकॉनमी में, ठीक है। तो अब आपको समझ आया ना कि कैसे हमारी क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड करता है कि हमारी इकॉनमी में बूम पीरियड रहेगा या डिप्रेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। अब इस थ्योरी के हमारे कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मीन्स की लिमिटेशंस हैं। वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोरिलेट बिजनेस साइकिल विथ क्लाइमेट साइकिल। वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल को रिलेट करना किससे, क्लाइमेट साइकिल से, क्योंकि क्लाइमेट कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइमेट कुछ है और हमारा आउटपुट कुछ है ना। हो सकता है कि बैड वेदर है लेकिन फिर भी हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो वो कह रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा जो कोरिलेट करना, आपस में इनको रिलेट करना, बिजनेस साइकिल को और क्लाइमेट साइकिल को, राइट। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, जो हमारे ट्रेड साइकिल के फेजेस हैं, जैसे कि ये रिसेशन और रिकवरी को शो नहीं करता। ये सिर्फ बताता है या तो इकॉनमी में बूम पीरियड होगा या इकॉनमी में डिप्रेशन पीरियड होगा। गुड क्लाइमेट बूम पीरियड, बैड क्लाइमेट डिप्रेशन पीरियड। तो ये वेरियस फेजेस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारी क्लाइमेट या सनस्पॉट थ्योरी की क्रिटिसिज्म थी, मतलब कि लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी, वो है हमारी हॉटरेज मॉनेटरी थ्योरी। अब हॉटरेज मॉनेटरी थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हॉटरे। ये हमारी हॉटरे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दी थी। दिस थ्योरी की रिलेटेड टू द इकॉनमी विच इज़ अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड। ये थ्योरी जो है किससे रिलेट करती है, जो इकॉनमी हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड के अंडर है, ठीक है। इसका डायग्राम समझते हैं। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, समझना, मनी सप्लाई ज़्यादा है अगर इकॉनमी में, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारा क्रेडिट एक्सपेंड होगा, ठीक है। बैंक क्या है, मनी दे रहे हैं लोगों को, है ना, तो क्रेडिट जो है वो एक्सपेंड हो गया। अब पैसा लोगों के हाथ में है, बैंक में नहीं है पैसा, लोगों के हाथ में है। इससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सब लोगों के पास पैसा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी अब कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब सब बैंक मान लो पैसे दे रहे हैं, या फिर लोगों के पास भी पैसा है, इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लोन लेने के। वो किसी से भी ले सकता है। वो कहेगा तू ज़्यादा रेट पे दे रहा है तो मैं इससे ले लूँगा, तो सब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते ही क्या हो जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा पहले 10% रेट पे हमारा जो था पैसा मिल रहा था, अब 2% पे मिल रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि पैसा लेके जल्दी से जल्दी हम बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद लेते हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से मोर स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम कंज्यूमर गुड पे ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे, फॉरेन गुड्स खरीदेंगे। अगर अब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुई है, इंडस्ट्री ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो अब इंडस्ट्री क्या कर पाएगी, इंपोर्ट को इंक्रीज़ कर पाएगी, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ को भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएगी। जिससे क्या होगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिशिएट में चली जाएगी, क्योंकि जब हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है हमारे एक्सपोर्ट से, तो हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी डेफिशिएट हो जाती है, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, सारा पैसा हमने इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, इंपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट को, लेकिन मनी सप्लाई अब कम हो गई कंट्री में, क्योंकि पैसा तो सारा हमने इन्वेस्ट कर दिया था। अब जो लिक्विडिटी है वो लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड कर दिया, और जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, तो पैसा इकॉनमी से चला जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फिर डिप्रेशन पीरियड आ जाएगा। तो यही था कि कैसे हम बूम पीरियड से स्टार्ट हुए थे और कैसे हम डिप्रेशन पे एंड हुए आके। बूम पीरियड क्यों था यहाँ पे, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा थी,
लेकिन एंड तक आते आते हमारी मनी सप्लाई देखा आपने कैसे रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से हमारा जो है इकॉनमी एक रन कर दिया, बूम से डिप्रेशन और डिप्रेशन से हमारे बूम पे आती है। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्रेडिट एक्सपेंड होगा, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्रेडिट एक्सपेंड मतलब कि सबके पास पैसा है तो जो कम रेट पे देगा हम उससे लेंगे, तो सभी अपना रेट कम रखेंगे इंटरेस्ट का, जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट एफिशिएंट होगा, जिससे क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, राइट। अब इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है? सम इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज्ड दैट these changes can only create minor cycle which cannot be considered as straight cycle। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये वाली जो थ्योरी है ये सिर्फ माइनर साइकिल्स को ही एक्सप्लेन करती है, ये सिर्फ सिचुएशन हमें 2 या 5 साल के अंदर अंदर देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये हमारी थ्योरी लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तीसरी थ्योरी है हमारी अंडर कंजम्पशन थ्योरी और ओवर सेविंग थ्योरी। दोनों का मतलब एक ही है, या तो हम अंडर कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब कि कम कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। अब कम कंजम्पशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर सेव कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन पे हम, मेरी इनकम 20,000 है लेकिन मैं सिर्फ 5,000 ही कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं 15,000 क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ ना। तो अंडर कंजम्पशन थ्योरी या ओवर सेविंग थ्योरी, ऐसे क्या हुआ कि मैंने कंजम्पशन अंडर किया, कम किया और सेव ज़्यादा कर लिया। अगर ऐसे होता कि मैं 10,000 कंजम्पशन पे लगा देती, 10,000 जो है मैं किस पे लगा देती, सेविंग पे, तो वो इक्वल होता। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे 15,000 मैंने सेव कर लिया और 5,000 मैंने कंज्यूम करा, तो ओवर सेव कर लिया ना मैंने। तो यही ये थ्योरी बताती है कि ओवर सेव करने से या अंडर कंज्यूम करने से भी हमारा बूम और डिप्रेशन हमारी इकॉनमी में आता है। कैसे? ये हमारी जो थ्योरी थी वो हॉब्सन्स ने दी थी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ हॉब्सन्स थ्योरी इज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, उन्होंने क्या बोला कि जब हमारी इकॉनमी में प्रोस्पेरिटी होती है, प्रॉफिटियर्स शेयर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम देन द वेज अर्नर। तो जो हमारे प्रॉफिटियर्स हैं वो हमारी इकॉनमी में ज़्यादा शेयर करते हैं अपनी इनकम को, और वेज अर्नर इतना नहीं करते। जैसे कि हमारी इकॉनमी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच पीपल, एक होते हैं हमारे पुअर पीपल। तो जब हमारी इकॉनमी में प्रोस्पेरिटी होती है तो जो ये वाले लोग होते हैं ना, रिच पीपल, ये अपनी इनकम ज़्यादा शेयर करते हैं इकॉनमी में एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल, ठीक है, जिनको हम वेज अर्नर्स कहते हैं। तो अब जब रिच पीपल अपनी इनकम को ज़्यादा इकॉनमी में ला रहे हैं तो उससे क्या होगा, रिलेटिवली इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन द कम्युनिटी इंक्रीजेस। अब इनकम में ना इनइक्वालिटी आ गई, एक स्टैंडर्ड आ गया कि भाई इनकी इनकम ज़्यादा है इसलिए इकॉनमी में इतना पैसा लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन इनक्वालिटी इनकम, जैसे ही ये इनइक्वालिटी जब बढ़ती जाएगी ना इनकम की, राइजिंग सेविंग द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन टेकिंग प्लेस इन द इकॉनमी। तो जो वेज अर्नर्स है ना वो सोचेंगे ठीक है पैसा लगा रहे हैं, इन्हें लगाने दो, हम अपना पैसे को सेव कर लेते हैं आगे के लिए। तो क्या होगा, बूम कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। अब बूम हमेशा के लिए तो रहने नहीं वाला, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कम्युनिटीज पावर ऑफ कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है कंज्यूम नहीं कर रहे इतना और पैसे को जो है सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब लोग अगर अपने पैसे को सेव करने लग जाएंगे तो इकॉनमी में पैसा क्या होएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ते जाएंगे। तो इकॉनमी में पैसा रहना चाहिए ना, इकॉनमी में पैसा रहेगा तभी तो बूम पीरियड रहेगा। अगर इकॉनमी में पैसा नहीं है तो हमारा जो है कंट्री में डिप्रेशन पीरियड आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, टू मच सेविंग एंड टू लिटिल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा सेविंग और बहुत छोटी सी कंजम्पशन इज़ द कॉज ऑफ बिजनेस डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इकॉनमी में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन। तो इस थ्योरी में हमने क्या देखा कि अगर हम ज़्यादा सेव करेंगे तो इकॉनमी को डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा। हमारी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या कहती है कि अब हमने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। लोअर डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट विल गो डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर बैंक क्रेडिट की जो डिमांड है वो कम होगी अगर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो, लोअर डिमांड मतलब कि अब हम बैंक से क्रेडिट नहीं मांग रहे, बैंक से पैसे नहीं मांग रहे, तो बैंक क्या करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा कि अरे पैसे लो हमसे, हम कम रेट पे दे रहे हैं आपको। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली इकॉनमी में कि जब पैसे की डिमांड लोग नहीं करते तो बैंक क्या करता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है।
तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेंगे कि पहले 10% पे दे रहा था बैंक, अब 2% पे दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लो और इन्वेस्ट कर दो। दिस इंड्यूस बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट मोर ऑन कैपिटल गुड्स। तो अब जो बिजनेसमैन है वो अपने कैपिटल गुड्स पे, मशीनरी पे, लैंड एंड बिल्डिंग्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक बिगिन। तो अब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी में, बूम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई मशीनरी खरीदेंगे, नए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन भी होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, लोग भी तो चाहिएंगे उसमें काम करने के लिए, लेबर भी तो चाहिएगी। तो अब लेबर है तो लेबर के पास पैसा भी आएगा, वेजेस भी आएंगे और वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। मोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, वो कंजम्पशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अप टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तक जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जब हम डिमांड कम कर रहे होते हैं इसकी, मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है कि अब बैंक क्या चाह रहे हैं कि हमसे पैसा लो, हम कम रेट पे देंगे आपको। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी इनकम बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। और इन सब के बढ़ने से, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से हमारी इकॉनमी में क्या आता है, बूम पीरियड आता है, राइट। फिर है हमारा बैंक क्रेडिट। देखो बैंक क्रेडिट पर भी हमारा बूम और डिप्रेशन डिपेंड करता है। क्रेडिट इज एक्सपेंडेड और रिड्यूस बाय द बैंक। क्रेडिट जो है कौन एक्सपेंड और रिड्यूस करता है, बैंक, बाय लोअरिंग और रेजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है अपने क्रेडिट को। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ब्रिंग्स अबाउट प्रोस्पेरिटी। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोस्पेरिटी आएगी, इकॉनमी में बूम पीरियड आएगा, और अगर मनी सप्लाई कम है तो डिप्रेशन आएगा। और मनी सप्लाई इंक्रीज कब होती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है बैंक, और अगर मनी सप्लाई वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इनवर्स रिलेशन है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और बूम आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोग पैसे नहीं ले पा रहे, मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी और डिप्रेशन आएगा इकॉनमी में, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। अब कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है हमारा बूम और डिप्रेशन कैसे। देखो ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे नहीं, हमें तो उस वाली फॉर्म से आगे निकलना है, उस इंडस्ट्री से आगे निकलना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो। उस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं। तो कंपटीशन या फिर प्रॉफिट है अगर हमारी इंडस्ट्री में, तो हम ओवर प्रोडक्शन कर देंगे। एक्सेस ऑफ कमोडिटीज़ इन द मार्केट। अब मार्केट में ज़्यादा कमोडिटीज़ हो गई हैं, ज़्यादा गुड्स हो गए हैं, रिजल्ट्स इनटू फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। 20 चॉकलेट है मार्केट के अंदर लेकिन डिमांड सिर्फ 10 की है, तो अब उन 20 को सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा कि हमारा, ताकि लोग जल्दी से जल्दी खरीदें, तो प्राइजेस हमें कम करने पड़ेंगे। रेस टू प्रोड्यूस मोर एंड प्रॉफिट मोर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर इंक्रीज द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हम क्या था, हमने कंपटीशन के चक्कर में ज़्यादा प्रोडक्शन किया, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में हमें किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब की ज़्यादा डिमांड होगी। भाई जब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रखा है, लैंड के बदले में हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं ना, तो ज़्यादा लैंड का यूज़ कर लिया तो ज़्यादा रेंट भी देना पड़ेगा। तो वो कैसे रिकवर होता है, जब हम अपने गुड्स का प्राइस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अब गुड्स का प्राइस तो हमने कम कर दिया। अभी हमने देखा ना कि मार्केट में ज़्यादा एक्सेस में कमोडिटी आ गई तो हमने फॉल इन प्राइस कर दिया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ मीन्स कि जो एक एंटरप्रेन्योर की जो सोच है ना, वो भी हमारा बूम और डिप्रेशन को इकॉनमी में लाती है। कैसे, अगर एंटरप्रेन्योर आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और बूम पीरियड आएगा। लेकिन अगर वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है और सोचता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, तो क्या इकॉनमी तो ठप पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी एकदम। इसलिए हम कहते हैं कि एक नॉर्मलाइज होना चाहिए सब, इन्वेस्टमेंट भी इकॉनमी में नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए।
बिजनेस साइकिल अपीयर्स बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक मूड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। वो क्या कह रहे हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल जो है वो कैसे अपीयर होती है, एंटरप्रेन्योर के ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक मूड पर, ठीक है, आशावादी और निराशावादी मूड पर डिपेंड करती है। व्हेन द एंटरप्रेन्योर आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन देन दे टेक अप इन्वेस्टमेंट। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करेंगे। हेयर द बिजनेस साइकिल स्टार्ट विच अल्टीमेटली एंड इन बूम, तो इससे बूम आएगा इकॉनमी में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी या ऑन द अदर हैंड पेसिमिज्म रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, अगर वो निराशावादी हैं तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी लोगों की, शिफ्ट टू डाउनवर्ड ट्रेंड एंड बिजनेस एक्टिविटी, जिससे बिजनेस एक्टिविटी एकदम डाउनवर्ड चल जाएंगी। So the optimism and pessimism attitude give rise to an endless chain of boom and depression. तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म किसको राइज करता है, बूम एंड डिप्रेशन को, ठीक है। ऑप्टिमिज्म मीन्स की बूम और पेसिमिज्म मीन्स की डिप्रेशन, निराशावादी का मतलब कि डिप्रेशन आएगा इकॉनमी में। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इनोवेशंस। अगर इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस होंगी तो इकॉनमी बूम पीरियड पर जाएगी। अगर इकॉनमी में कोई भी इनोवेशन नहीं हो रही, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो इकॉनमी को एक टाइम पर डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ेगा, राइट। तो इसी के साथ हमारी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल और कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यही हमारे कॉजेज हैं और यही हमारी थ्योरीज हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।